स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वही थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा पार्ट है। थ्योरी ऑफ रेंट हो चुका है और क्या बचा, नेक्स्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस या थ्योरी ऑफ वेजेस। इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेजेस, क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेजेस भी इसको बोला जाता है। ओके, और इसका नाम क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि वेजेस की मीनिंग क्या होती है। वेजेस क्या होता है बेटा, जो भी लेबर्स को उनके काम करने के बदले जो पैसा दिया जाता है या प्राइस दिया जाता है उनको, वही क्या कहलाता है, वेजेस कहलाता है। ठीक, और ये जो लेबर है वो दोनों तरीके का काम करते हैं, एक फिजिकल भी काम करते हैं और मेंटल एक्टिविटी का काम करते हैं, और उसी हिसाब से वो अपनी इनकम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, और सबकी अलग अलग क्या होती है, लेबर पावर होती है। जैसे डॉक्टर अलग काम करता है तो उसकी अलग पावर होती है, लॉयर अलग काम करता है तो उसकी अलग प्राइसिंग होती है। ठीक है, डॉक्टर अलग काम करता है उसकी अलग प्राइसिंग होती है। ठीक, वेजेस हम किस तरीके से पेड कर सकते हैं, वेजेस पेड आवर के बेसिस पे करिए, वीकली के बेसिस पे करिए या मंथली के बेसिस पे कर सकते हैं। और या मैंने बताया था दो तरीके से वेजेस पेड किया जाता है, एक टाइम के बेसिस पे, ठीक है, और एक होता है पीस वेजेस। क्या होता है, पीस वेजेस। पीस वेजेस को किस पे दिया जाता है, प्रोडक्शन पे दिया जाता है, प्रोडक्शन, या इसको मैं बोल सकता हूँ और करके आउटपुट। जैसे रॉयल्टी आप पढ़े हैं ना, रॉयल्टी, तो रॉयल्टी में आप ये पढ़े होंगे आउटपुट, आउटपुट से ही रॉयल्टी निकलती है। ठीक है, तो जितना आउटपुट बनेगा उसके बेसिस पे जो वेजेस दिया जाता है उसको पीस वेजेस दिया जाता है, पीस वेजेस बोला जाता है। और ये किसने दिया था बेटा, कॉन्सेप्ट एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था, मैंने बताया भी है, एफ डब्ल्यू टेलर ने इसको दिया था। और टाइम वेजेस का मतलब क्या होता है, मंथली देना। ठीक है, मंथली पैसा दे दीजिए, वीकली दे दीजिए, ठीक है, या पर आवर दे दीजिए। ये सब जो पैसे दिए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, टाइम वेजेस बोला जाता है। ठीक है, तो वेजेस दो तरीके से आप दे सकते हैं, देखो लिखा भी है, वेजेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम वेजेस, वेजेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड पीस वेजेस। ओके, ये तो वेजेस की डिफिनीशन है कि वेजेस कैसे दिया जाता है, वेजेस होता क्या है। उसके बाद बेनहम की एक क्या होती है, डिफिनीशन आती है कि वेजेस होता क्या है, वही लिखा हुआ है कि a wages may be defined as the sum of money paid under contract by an employer to the worker for service rendered। मतलब जो उनके काम के बदले, वर्कर्स के काम के बदले जो एम्प्लॉयर जो है उनको पैसा देता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, उसको क्या बोला जाता है, वेजेस बोला जाता है। कॉनल ने क्या बोला था, वेजेस रेट आर द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर। लेबर को यूज करके जो उनको प्राइस पेड करते हैं वही क्या होता है, आपका वेजेस होता है। ठीक है, बात वही है, दोनों ने सेम ही बोला हुआ, बस एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोला हुआ है, इन्होंने आपका नॉर्मल बेसिस पे बोला हुआ है। मैंने ये भी बताया था कि नॉमिनल वेजेस और रियल वेजेस में क्या अंतर होता है। नॉमिनल वेजेस क्या होता है बेटा, जो एक्चुअली एक्चुअल वेजेस जो आपको रिसीव होता है, एक्चुअल वेजेस रिसीव दिस कॉल्ड एज नॉमिनल वेजेस। ठीक है, देखो लिखा भी है, विच आर पेड टू द वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जो पैसा मनी के टर्म में वर्कर्स को दिया जाता है उसी को नॉमिनल वेजेस बोला जाता है, या मनी वेजेस रिफर्स टू द एक्चुअल मनी अर्न बाय द वर्कर्स। मतलब मुझे अगर 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वेजेस मिलता है तो ये मेरा क्या है, नॉमिनल मनी। ठीक है, कि मैं बहुत लेबराई करता हूँ और किसी भी कंपनी में, और मुझे उसके बदले 10,000 रुपये महीने का मिलता है, तो वो 10,000 मेरा क्या है, नॉमिनल वेजेस है। और रियल वेजेस क्या होता है, परचेजिंग पावर। क्या होता है, परचेजिंग पावर, कि मैं उस पैसे से कितने सामान की पूर्ति कर सकता हूँ, कितना सामान ले सकता हूँ, कितनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। ठीक है, वो क्या कहलाता है, रियल वेजेस कहलाता है। इसलिए देखो लिखा भी है, रियल वेजेस आर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी और मनी वेजेस। ठीक है, मतलब इस पैसे से मैं कितना परचेजिंग पावर कर सकता हूँ उसी को रियल वेजेस बोला जाता है। ठीक, तो उतना पढ़ना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मेन आता है क्या, ये थ्योरी, वेजेस के अंदर ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस क्या होता है। ठीक है, ये किसने दिया था, अभी देखो ये तो मैं बताया भी था कैसे लिखना है आपको। ठीक है, ये किसने दिया था, वॉन थूनन। ठीक है, इनका नाम बड़ा खतरनाक है, क्या ही कर सकते हैं, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, जिसको क्लासिकल थ्योरी बोला जाता है, इसका नाम क्या था, वॉन थूनेन। कब दिया था बेटा, 1833। उनकी बुक का नाम क्या था, द आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को इजाद किया था। ठीक है, इसके बाद किस किस ने इसको डेवलप किया, विक स्टीड ने, वॉलरस ने और जेबी क्लार्क ने इसको और भी डेवलप किया। इन्होंने तो शुरुआत किया था लेकिन इन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, कि एक लेबर के बढ़ने से, ठीक है, पहले एक लेबर थे, 100 रुपए का रेवेन्यू होता था आपको। ठीक है, देखिए इसमें कैसे निकलता है, और जब दो लेबर हुए
तो आपका रेवेन्यू बढ़ के 150 हो गया। ठीक है, तो कितना आपकी इनकम बढ़ गई? 50 रुपये। यही आपका क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कि एक लेबर के बढ़ने से जो आपके टोटल रेवेन्यू में इंक्रीजमेंट होती है, ठीक है, जितने भी यूनिट्स की अगर क्या बोलते हैं रेवेन्यू होती है, उसी को क्या बोला जाता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजेस बोलते हैं। ठीक है, देखो लिखा भी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मीन्स एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। कि एक लेबर के बढ़ने से जो हमारे टोटल रेवेन्यू में एडिशन होता है, बढ़ोतरी जितने की, कि 100 से 150 होगा ना, कितने की बढ़ोतरी हुई? 50। ठीक है, तो 50 का जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, यही क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पे कौन सा कंपटीशन लागू होता है बेटा? परफेक्ट कंपटीशन लागू होता है, और लिखा है इन लॉन्ग रन अ लेबरर गेट्स वेजेस इक्वल टू हिज मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे ए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एम डब्ल्यू होता है। एवरेज वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल वेजेस। ठीक है, और उसी के बेसिस पे इनका वेजेस क्या होता है? डिसाइड होता है, किसका? लेबर का। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द, वही सेम लिखा हुआ है, सेम वही है कि चेंज इन द टोटल रेवेन्यू बाय पुटिंग वन मोर लेबर कीपिंग ऑल द फैक्टर्स आर कांस्टेंट। यहाँ पे बस लेबर को मुझे चेंज करना है और सारे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। मतलब लेबर को केवल चेंज करना है, लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। केवल लेबर में मुझे चेंज करना, और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन लागू होता है, तो एवरेज वेजेस मार्जिनल वेजेस के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये थूनन उनन कह के गए, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ब्लॉग ने क्या बोला, वही लिखा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कंटेंट्स दैट इन इक्विलिब्रियम ईच लेबर विल बी रिवार्डेड इन द अकॉर्डेंस विद द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जैसी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, उसी के बेसिस पे क्या डिसाइड होता है? वेजेस डिसाइड होता है। ठीक है, कि एक लेबर के बढ़ने से जितना रेवेन्यू में वृद्धि हो रहा था, उसी हिसाब से आपकी वेजेस भी डिसाइड होगी। ठीक है, वही लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स फॉर लेबर एंड बिटवीन वर्कर्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट, a wages rate is determined that equal to the marginal productivity of the labor force the employee as whole are willing to employ। ठीक है, वही लिखा है कि जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल हो जाती है, उसी रेट पे क्या डिसाइड होता है? वेजेस रेट डिसाइड होता है। ठीक है, अच्छा, इसके एजम्पशन क्या है? पहला क्या लिखा है? परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। मतलब हर जगह कौन सा मार्केट लगेगा बेटा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लगेगा, जहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। एवरेज वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल वेजेस। ओके, दूसरा क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये क्या बोलता है? कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते चले जाएंगे, मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही लैंड पे हम कई सारे लेबर का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज। देखो इसी में देखो, 10 से 18 हुआ, 8 का इंक्रीजमेंट, 18 से 24 हुआ, बड़ा लग रहा है ना, लेकिन गैपिंग कम है। ठीक है, फिर 4 लेबर किए, आपका 28 हुआ, लेकिन लेबर के बढ़ने से प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लागू होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सारे लेबर होमोजीनियस होते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ये क्या बोलता है? कि सारे लेबर एक जैसे हैं। सारे लेबर क्या हैं? एक जैसे हैं, सबके अंदर एक जैसी कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लेबर बहुत मेहनती होते हैं, कुछ लेबर कम मेहनती होते हैं, लेजी भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा इंप्लॉयमेंट चल रहा है बेटा? फुल इंप्लॉयमेंट है, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर क्या है? एकदम धड़ल्ले से चल रही है, सप्लाई ऑफ लेबर एकदम फिक्स। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग रन में ये ज़्यादा लागू होता है क्या? इनका एजम्पशन। ठीक है, उसके बाद क्या? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है, जो जैसी परंपरा चलती आ रही है, उसी परंपरा को आप यूज़ करेंगे। जो मशीनरी आप पहले लगाए थे, वही मशीनरी अभी भी यूज़ कर रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना है। फिर मैंने क्या बोला? अगर टेक्नोलॉजी में आप चेंज कर देंगे, तो लेबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब तो ये पूरा लॉ ही फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या? ईच यूनिट ऑफ लेबर इज परफेक्टली मोबाइल। मतलब सारे जो आपके लेबर हैं, वो क्या? परफेक्टली, मतलब सारे एकदम क्या है? अच्छे हैं, मतलब जैसे ना काम करने में एकदम फिक्स हैं। ठीक है, कि उनको आप चेंज नहीं कर सकते। वेजेस रेट रिमेन द सेम इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। मतलब वो जहाँ कहीं भी जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ कॉमर्स में पढ़ा रहा हूँ, तो भी मैं 10,000 रुपये पा रहा हूँ, और पीडब्ल्यू में भी गया तो भी 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ के जाने की जरूरत ही क्या है? तब मैं यहीं काम करूँगा, यहीं पे खटूंगा। ठीक है, कम काम करना पड़ेगा चाहे ज़्यादा। ठीक, तो ये बोलता है कि हर जगह जो है वेजेस की जो रेट है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर मैं छोड़ के पीडब्ल्यू में जा रहा हूँ, मैं छोड़ के अनअकैडमी में जा रहा हूँ, तो मेरा उसमें फ़ायदा होगा, तभी मैं जा रहा हूँ। नहीं तो अगर सेम ही रहता तो मैं यहीं पढ़ा के कमा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं दूसरी जगह नहीं जा रहा हूँ। तो ये आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा, एजम्पशन फॉलो करना पड़ेगा इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस के लिए। ठीक, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक इंडस्ट्री के बेसिस पे वेजेस रेट कैसे तय होता है, और एक फर्म के बेसिस पे वेजेस रेट कैसे तय होता है। इंडस्ट्री मैंने बताई थी ना, कि इंडस्ट्री किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, ओके, आपकी
क्या बोलते हैं, कोचिंग की इंडस्ट्री है, ठीक है, फूड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, ये सब इंडस्ट्री होती है, लेकिन इसके अंदर कई सारे कंपनीज आते हैं, वो जो कंपनीज आते हैं उनको क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री में बहुत लोग आ जाते हैं लेकिन फर्म एक ही होता है, ठीक। उसके बाद क्या देखो, इसमें क्या लिखा है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन वेजेस रेट इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, वहीं पे वेजेस रेट डिसाइड होता है, ठीक है, ये बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इंडस्ट्री बोलती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट सो द सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स्ड। यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर क्या होती है, फिक्स होती है, केवल डिमांड में चेंज होता है, ठीक है, यही वाला कर्व बनेगा, केवल डिमांड में चेंज होगा, सप्लाई क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है, कर देंगे फिक्स। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेजेस रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द डिमांड, वही मैंने बोला, यहाँ पे डिमांड के चेंज होने से क्या तय होता है, वेजेस रेट तय होता है, ठीक है, मान लेंगे, मान गए भाई, ठीक है। डिमांड कर्व ऑफ इंडस्ट्री कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ऑल द फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। मतलब जितने भी फर्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनके बेसिस पे मुझे वेजेस रेट तय करना होता है। डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री विल करस्पॉन्ड टू द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। फर्म की डिमांड कर्व कैसी होती है, हमेशा डाउनग्रेड होती है, ठीक है, हमेशा डाउनग्रेड होती है, आपने पढ़ा है, ठीक है। डिमांड कर्व जब मैंने आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ डिमांड, तो हमेशा क्या होती है, डाउनग्रेड होती है, कि चाहे कुछ भी हो, डिमांड कर्व हमेशा डाउनग्रेड बनेगा, अपवर्ड और सीधा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल वेजेस इज इक्वल टू एवरेज वेजेस। अभी मैंने बताया भी था कि मार्जिनल वेजेस और एवरेज वेजेस एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं, किसकी वजह से बेटा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये इसकी वजह से, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा जो इसका वो डायग्राम बनेगा सीधा बनेगा, ठीक है। अब देखो, वही सप्लाई का कर्व सीधा, ठीक है, एंड इंडस्ट्री के बेसिस पे, और डिमांड का कर्व डाउनग्रेड, जहाँ कट किया वहीं पे वेजेस रेट डिसाइड होगा, ठीक है। तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं करना है, केवल डिमांड में चेंज करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डिमांड को अगर मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, डिमांड कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वेजेस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिमांड बढ़ा दिया तो वेजेस हाई हो जाएगा, यही नियम होता है, क्योंकि सप्लाई में चेंज हो नहीं सकता, केवल डिमांड में मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं डिमांड के बेसिस पे वेजेस रेट तय करता हूँ, क्योंकि सप्लाई क्या होती है इसमें, फिक्स होती है, ऐसा ये मान रहा है, मैं नहीं मान रहा हूँ, यही मॉडर्न वाले कहते हैं नहीं, सप्लाई और डिमांड कभी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि सर सप्लाई फिक्स है और डिमांड में केवल चेंज हो रहा है, तो अगर मैं डिमांड बढ़ाता हूँ तो वेजेस भी बढ़ जाएगा, अगर मैं डिमांड घटाया तो वेजेस घट जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड ही बेस है पूरा। लेकिन फॉर्म के बेसिस पे फॉर्म क्या करती है, जैसे जैसा इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है उसी के बेसिस पे वो अपने लेबर के डिमांड को एनालाइज करती है, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा है, एज द वेजेस रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, फॉर्म हैज टू हाउ मेनी लेबरर इट शुड एम्प्लॉय एट द वेजेस रेट डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री ने जितना वेजेस रेट डिसाइड किया है उसके बेसिस पे मैं कितना लेबर को रखूंगा ये मैं डिसाइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री ने जो रखा है वही मुझे भी मानना पड़ेगा, ठीक है। फर्म विल बी इक्विलिब्रियम वेयर एमआरपी, एमआरपी का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एमडब्ल्यू, ठीक है, जहाँ एमआरपी और एमडब्ल्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं, एंड एमआरपी कट, एमआरपी कर्व कट एमडब्ल्यू कर्व फ्रॉम द एबव, एबव से काटती है ना ऊपर से, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में तीन आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मैंने इसको मॉडर्न में भी बताया था, इसके तीनों के डायग्राम भी हैं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। तो उसमें क्या होता है, तीन तरीके के आपको प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एक नॉर्मल प्रॉफिट, और दूसरा बेटा लॉस, तीसरा सॉरी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब आपका एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज मोर देन वेजेस रेट, जब एआरपी इज ग्रेटर देन वेजेस, ये कौन सा कंडीशन होता है बेटा, एसएनपी होता है। जब एआरपी इज इक्वल टू वेजेस, ठीक है, जब एआरपी क्या होता है, इक्वल टू वेजेस होता है, तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और जब एआरपी इज लेस देन वेजेस होता है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा, लॉस की कंडीशन होती है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जब एआरपी ज़्यादा है तो वो कौन सा प्रॉफिट कमाता है बेटा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब एआरपी एडब्ल्यू के बराबर है तो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। जब एआरपी इज लेस देन एडब्ल्यू देन इट इज कॉल्ड एज लॉस, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा जो कंपनी होती है वो कौन सा प्रॉफिट कमाती है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, ये वाला, ठीक है, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। यहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं, कौन कौन सी सारी चीज़ें बेटा, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डब्ल्यू इज इक्वल टू ए आर पी इज इक्वल टू एम आर पी, क्योंकि आप हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा हो जाए मेरा और इक्विलिब्रियम पॉइंट से मेरा कम हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे कर्व बना हुआ है, ठीक है,
मैंने अभी बताया ना कि अगर डिमांड को कम कर दिया तो वेजेस कम हो जाएगा, ठीक है। डिमांड को बढ़ाया तो वेजेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा भी वेजेस नहीं रखना चाहते हैं और इतना कम भी वेजेस नहीं रखना चाहते हैं, आप हमेशा कहाँ रहना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन में। नहीं तो इतने कम पे भी अगर किसी से काम कराने लगेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अब बहुत ज़्यादा वेजेस भी देने लगेंगे तो किसको घाटा होने लगेगा, आपको घाटा होने लगेगा। दोनों तरफ से कंपनी को घाटा है, ठीक है। यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहेंगे और यहाँ पे अगर ज़्यादा वेजेस देने लगेंगे तो आपको घाटा होने लगेगा। तो आप हमेशा कहाँ पे रहना चाहेंगे, यहाँ पे रहना चाहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, लॉन्ग रन की केस में। शॉर्ट रन में तो क्या हो सकता है, आप तीनों के कंडीशन हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं कम वेजेस रख के, आप दोनों को बराबर कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, या अगर कहीं ज़्यादा वेजेस देने लगे तो आपका कंपनी क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी, ठीक है। तो वो केस आपको नहीं रखना है। अच्छा, इसका देखो मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन ये क्यों सीधा है बेटा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, AW MW के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये किसकी लाइन है बेटा, MR, ठीक है, MRP की लाइन है, क्योंकि MRP ARP को ऊपर से कट करती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट पे टच कराया है, एकदम मेन पॉइंट पे। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कि जहाँ पे ये लाइन है, MRP ऊपर से काट रही है इसको, और ARP इसको यहीं से टच कर रही है, ठीक है, ये ARP की लाइन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्या बताता है कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर से काटती ARP तो क्या हो जाता, प्रॉफिट। इसके नीचे से काटती, लॉस, ठीक है। लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन में हमेशा ARP MRP को एकदम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टच करती है, एकदम इस लाइन पे टच करती है। तो जब इस लाइन पे टच करेगी तो ये कौन सा कंडीशन होगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। हमेशा कंपनी जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, ठीक है। ये वाला डायग्राम आगे भी है, मॉडर्न थ्योरी में भी बताऊंगा अभी, तो इसको समझिएगा। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है, पहला ही क्रिटिसिज्म है सर, हम किस एजम्पशन को मानते हैं, अनरियलिस्टिक कंपटीशन को। अनरियलिस्टिक कौन सा कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये जल्दी लागू नहीं होता है किसी भी मार्केट में, ठीक है। दूसरा क्या है, ये हमेशा एक साइड पे बिलीव करता है, मतलब केवल डिमांड पे इसका पूरा फोकस है, सप्लाई पे कोई भी फोकस नहीं होता है। देखो लिखा है ना, ओनली इग्नोर्स द सप्लाई, ठीक है। कि सप्लाई को इग्नोर कर देता है, केवल डिमांड को मानता है कि डिमांड में चेंज होगा तो उसी के हिसाब से वेजेस भी चेंज होगा। ऐसा कभी नहीं होता, डिमांड में भी चेंज होता है, सप्लाई में भी चेंज होता है, ठीक। डिफिकल्टी इन मेजरिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालने में क्या होती है, आपको दिक्कत होती है। जरूरी नहीं कि हर लेबर एक जैसा हो, ठीक है। तो हर लेबर अगर एक जैसा नहीं होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालने में क्या होगी, दिक्कत आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लेस इंप्लॉयमेंट ऑन हायर वेजेस टेक्स इनटू अकाउंट्स सो मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं कि हम वेजेस रेट को बढ़ा के ही हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं बेटा, हमारा जो वेजेस रेट बढ़ता है वो प्रॉफिट के बेसिस पे भी बढ़ता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे भी बढ़ता है, और लिमिट के बेसिस पे भी बढ़ता है, ठीक है। बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वेजेस रेट बढ़ा दूंगा, जरूरी है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वेजेस बढ़ाऊँ, नहीं। अगर मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगा तो मैंने क्या किया, लेबर के वेजेस को बढ़ा दिया, मेरा फायदा, ठीक है, काम करेंगे साले और, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ने लगी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेजेस बढ़ा दिया, ठीक है। भाई आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं तो वेजेस बढ़ाना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि बस केवल प्रोडक्शन और आउटपुट के जैसे अगर क्या बोलते हैं हायर वेजेस के लिए बस मुझे प्रोडक्शन को ही बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं कोई कई सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेजेस रेट बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। ये इनप्रैक्टिसेबल है क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन को ले रहे हैं, प्रैक्टिसेबल नहीं होता। ये हाइपोथेटिकल है ना, जब अनरियलिस्टिक एजम्पशन को मैं मान रहा हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी, हाइपोथेटिकल होंगी। ये कोई रियलिस्टिक मार्केट में नहीं आता है, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन, यहाँ कंडीशन सब स्टैटिक है, चेंज नहीं कर सकते, कि परफेक्ट कंपटीशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या बोला था उन्होंने कि लेबर सारे एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, किसी भी चीज़ में अगर चेंजिंग होगी तो क्या होगा, सारा खराब हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ क्या, यहाँ पे भी वेजेस रेट वही है और दूसरे कंपनी में भी वेजेस रेट वैसे ही है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो इन्होंने बोला कि सर कंडीशन स्टैटिक होगी, चेंज नहीं कर सकते, अगर जहाँ चेंज करेंगे मेरा लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ मशीन्स। इन्होंने क्या बोला था, टेक्नोलॉजी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था ना कि अगर मशीन नया लगा दूंगा तो प्रोडक्शन मेरा वैसे ही बढ़ जाएगा, तो हम क्यों लेबर की आवश्यकता बढ़ाएंगे, क्योंकि लेबर बढ़ाएंगे तो वेजेस देना पड़ेगा, इससे बढ़िया मशीन ही लगा दो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि सर ये मशीन को इग्नोर करता है, इंटरप्रेन्योर को, वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। अगर आप वर्किंग कंडीशन नहीं अच्छा देंगे लेबर को तो वो कहाँ काम कर पाएंगे, ठीक है। इसको तो इसने इग्नोर कर दिया कि लेबर बढ़ाते जाओ प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर उनको कंडीशन अच्छी नहीं मिलेगी तो वो लोग क्या हो जाएंगे, सही तरीके से काम जब नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम देंगे, ठीक है। और मशीन का इस्तेमाल इन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी में चेंज करना ही नहीं है, तो हम पुरानी मशीन भी कोई क्या कर रहा है, यूज़ करते चले जा रहे हैं और कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा जो क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है,
ठीक है, इसलिए मॉडर्न थ्योरी का इजाद किया गया था। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो मैंने भेज दिया ना इसका नोट्स। चलिए ठीक है।